नमस्कार दोस्तों। तो यूएस ने अपनी थर्ड वॉरशिप यानी कि यूएसएस जॉर्ज एच बुश को वेस्ट एशिया में प्लेस कर दिया है और ये चीज़ एकदम इस बात का संकेत है कि ईरान वॉर जो अभी तक रुका हुआ था, जिसमें सीज फायर था, हमने सीज फायर का एक्सटेंशन भी देखा लेबनान और इसराइल के बीच में, इसके बावजूद अब ये वॉर क्योंकि बातचीत नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो एकदम स्टैंड ऑफ हो चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, कोई बातचीत आगे समझ में नहीं आ रही है। दो राउंड ऑफ टॉक्स होने थे, दोनों फेल हो चुके हैं। पाकिस्तान में जब आप टॉक्स रखोगे तो यही स्थिति होगी, लेकिन कुल मिला जुला करके सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि अब दोबारा से वॉर ऐसा लग रहा है कि रिज्यूम हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आप सबके स्टेटमेंट उठा करके देखो, इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट उठा करके देखो, उधर से आईआरजीसी का स्टेटमेंट उठा करके देखो, अगर इसमें कंप्लीट पिक्चर आप देखो तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये लोग एक बहुत बड़े वॉर की प्लानिंग कर रहे हैं और सिर्फ यूएस वेट कर रहा है कि एक बार हमारी पूरी ट्रूप्स जो हैं वो रीग्रुप हो जाएं, उसके बाद एकदम लास्ट जो ब्लो होता है वो लास्ट ब्लो दे करके ईरान को ख़त्म किया जाए। ऐसी पूरी प्लानिंग इस लेवल की वहाँ पर दिखाई दे रही है। अब कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके स्टेटमेंट्स आए, दे आर वेरी वेरी कंसर्न विद द न्यू डेवलपमेंट्स इन द वेस्ट एशियन रीजन। इसराइल का जो स्टेटमेंट आया उससे भी कंसर्न और ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है। तो इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। इस बार 2025 के रिजल्ट में अनअकैडमी के इसी फाउंडेशन कोर्स से, इसी फाउंडेशन बैच से ऑल इंडिया रैंक 1 निकले, ऑल इंडिया रैंक 20 निकले। मतलब इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, हर मीडियम का बच्चा हमारे इसी फाउंडेशन बैच से निकला। और अनअकैडमी के इस फाउंडेशन बैच की खासियत है कि इसमें आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं, जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। इसका फाउंडेशन कोर्स का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 16,999। इसमें आपका जीएस सी सैट टेस्ट सीरीज, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन के साथ, और इसके साथ फ्री मेंटरशिप सपोर्ट, सब कुछ एट एवरीथिंग एक जगह पर आपको मिलती है। आपको कहीं से भी कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप मेरा कोड इस्तेमाल करिए APYT10, इस कोड का इस्तेमाल करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, ये ऑफर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ये लोएस्ट प्राइस है अनअकैडमी की हिस्ट्री का, तो इसको आप जरूर से अवेल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब यूएस और ईरान के बीच में इस समय पर क्या चल रहा है। फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स पूरी तरीके से फेल, सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स की हमने बात करी, सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स में ईरान ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया और उसमें दिखा उसमें एक मतलब एक अवरोध दिखाई दिया साफ साफ कि आईआरजीसी को अब ऐसा बात समझ में आ चुका है कि इनसे बात करना बेकार है, ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं, ये ऐसी जानबूझ कर कंडीशंस रख रहे हैं ताकि ये अपने आप को जीता हुआ दिखा सकें। और इनको पता है कि ईरान इन कंडीशंस पर मानेगा नहीं, तो ये सिर्फ टाइम बाय करके इस वॉर को कंटिन्यू ही करेंगे एट द एंड। और यूएस ऐसा देश है, उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो वो आईआरजीसी की तरफ से वो विरोध दिखाई दिया कि भाई नहीं, मत करो बात, कोई बात करने का मतलब नहीं है। और इसीलिए अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। ईरान के पार्लियामेंट के सेक्रेटरी, जो बहुत ज़्यादा पुश मारा था कि शांति हो जाए, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई यूएस से अब बातचीत कर ही नहीं सकते, उनके टर्म्स ही ऐसे होते हैं। दोनों के स्टेटमेंट इसके ऊपर आ चुके हैं। तो ईरान और यूएस के बीच में अब क्लियरली एक चीज दिख रहा है कि ये लोग दोबारा से वॉर को रिज्यूम करने वाले हैं। अगर आप दोनों तरफ के स्टेटमेंट्स उठा करके देखो, मसूद पेशकियान का स्टेटमेंट उठा करके देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट उठा करके देखिए, तो साफ नजर आ रहा है कि ये सिर्फ पीस की अब बातें कर रहे हैं, सिर्फ ये अपने लोगों को बता रहे हैं कि नहीं हम पीस की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों तरफ से पूरी तरीके से तैयारियां चल रही हैं कि इस वॉर को दोबारा के कैसे शुरू किया जाए। हालांकि इस पूरे मामले में एक ही मात्र पॉजिटिव चीज पिछले 2-3 दिनों में आई है, वो ये आई है कि इजराइल और लेबनान ने अपना जो सीज फायर था उसको 3 हफ्तों के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि कुछ समझौतों के स्कोप हैं अभी, लेकिन ट्रंप ने कहा कि हम कोई भी ईरान के साथ जल्दबाजी में डील नहीं करना चाहते। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि ही इज ट्राइंग टू बाय टाइम। अब यहां पर हुआ क्या है, पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही थी वो पूरी तरीके से फेल हुई और डिप्लोमेसी का अब कोई भी ऐसा अप्रोच दिखाई नहीं देता। जो बीच में इसमें मीडिएटर्स बने हुए थे पाकिस्तान के, तो खैर वैसे भी कोई औकात नहीं थी, तो उसको तो आप वैसे भी साइड कर दो। बाकी के भी जो देश थे सबने अपने हाथ खड़े कर दिए, तो अब डिप्लोमेसी के कोई चांसेस इन दोनों देशों के बीच में दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज द न्यू गेम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नया एक स्टैंड ऑफ आपको देखने को मिल रहा है दोनों तरफ से, यूएस की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। जो पूरा फोकस है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। आप पिछले एक हफ्ते की सारी खबरें उठा करके देखिए जो ईरान और यूएस के वॉर से आई हैं,
उन सारी खबरों में एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, दैट इज़ दी फाइट फॉर स्टेट ऑफ होर्मुज। और स्टेट ऑफ होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर के वो सारी लड़ाइयाँ जो है वो चलनी शुरू हो चुकी हैं। इसी का जिक्र बार बार आने लगा है। यूएस ने कहा कि हमने ब्लॉकेड लगा दिया, ईरान ने कहा कि कोई ब्लॉकेड नहीं लगा, हमारी 34 टैंकर्स वहाँ से निकली हैं, 19 तो डायरेक्टली ईरान से लिंक थी, उसको भी यूएस नहीं रोक पाया। और उसके बाद हमने देखा कि वो किस तरीके से यूएस ने अपने नेवी सेक्रेटरी को फायर कर दिया। हालांकि उनके कुछ अपने पर्सनल भी रीजंस थे, लेकिन उनको फायर कर दिया गया। उसका बहुत बड़ा कारण स्टेट ऑफ होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर के था। अब स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर नया लड़ाई होने जा रहा है, बिकॉज वहां पर यूएस ने अपनी थर्ड वॉरशिप यानी कि यूएसएस एचडब्ल्यू बुश को प्लेस कर दिया है। एचडब्ल्यू बुश इस समय पर इंडियन ओशन में लोकेटेड था और इंडियन ओशन से वो अब लगातार मूव कर रहा है वेस्ट एशियन रीजन की तरफ। और यूएस ने क्लियर कर दिया कि हम इसको, यूएस सेंट्रल कमांड ने क्लियर किया कि अब हम एचडब्ल्यू बुश यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश को अब वेस्ट एशिया में प्लेस करेंगे। ऑलरेडी आपको यहाँ पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर दिखाई दे रहे हैं, एक यूएसएस अब्राहम लिंकन जिसको कुछ डैमेज भी हुआ था, और एक यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। ये दोनों जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं, और अब ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर पहुँच जाएगा। इसका मतलब है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ी यूएस की मिलिट्री गैदरिंग बताई जा रही है जो वेस्ट एशियन रीजन में यूएस कर रहा है। कभी यूएस को ज़रूरत नहीं पड़ी कि वेस्ट एशिया में चाहे कितना भी माहौल ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो गया हो, उनको कभी ज़रूरत नहीं पड़ती कि अपने वो तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स को एक ही रीजन में प्लेस कर दे, क्योंकि इससे उनके कई सारे रीजन्स खाली भी हो रहे हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है समझनी। लेकिन इसके बावजूद वो अपनी तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स को एक रीजन में प्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब दे आर गोइंग टू गिव अ वेरी वेरी हार्ड एंड फाइनल ब्लो टू ईरान। साफ साफ उनके मतलब तैयारियों से ऐसा नज़र आ रहा है कि अब वो एकदम जो स्टोन एज वाली बात कही गई थी वो उस लेवल का अटैक ईरान के ऊपर करना चाहते हैं। और ये दोनों देशों के लिए, ईरान और यूएस और इजराइल, तीनों देशों के लिए ये मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन का काम हो सकता है अगर ऐसा कुछ भी हुआ। क्योंकि इजराइल को आप देखो वो रेडी है, वो सिर्फ यूएस के ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं, ऐसा खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा। और एक बात इजराइल की नोट करके रखिएगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा अग्रेसिव उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं। उनके डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट का स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा कि हम अपने पूरी तरीके से 100% प्रिपेयर्ड हैं ईरान के साथ वॉर को रिज्यूम करने के लिए। मतलब वो तैयार बैठे हैं, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी कि एक बार अपॉर्चुनिटी मिले और हम पूरी तरीके से इनको खत्म कर दे, पूरी तरीके से इनको धाराशाही कर दे। उन्होंने कहा कि स्टोन एज वाला जो स्टेटमेंट था, स्टोन एज में भेजने के लिए हम इनको पूरी तरीके से रेडी हैं ईरान को, और हम सिर्फ यूएस के ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं। डिफेंसिवली ऑफेंसिवली जैसे भी करना होगा हम हर तरीके से तैयार हैं। जैसे यूएस ने ग्रीन सिग्नल दिया वैसे हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। अब इसका मतलब बहुत क्लियर है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, देखिए इजराइल में कोई लॉन्ग लपेटी नहीं है, बहुत क्लियर रहते हैं वो अपने स्टेटमेंट्स को लेकर के। चाहे आप बेंजामिन नेतन्याहू को देखिए, चाहे आप उनके डिफेंस मिनिस्टर को देखिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने तब भी कहा था, सीज फायर के समय भी कहा था कि कोई मतलब नहीं है सीज फायर का, और उनके डिफेंस मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि बस हम यूएस के ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं, जैसे ही ये लोग देंगे वैसे ही उनको खत्म कर देंगे। इसका मतलब कि अंदर से, अब ये ऐसे ही इतना बड़ा स्टेटमेंट तो नहीं दे रहे हैं, अंदर खाने ये बात पूरी तरीके से चल रही है कि इस वॉर को कैसे रिज्यूम करना है और ये फाइनल ब्लो होना चाहिए। बिकॉज यूएस की वैसे भी बहुत ज़्यादा थू इस पूरे मैटर में हो चुकी है। अब इट हाई टाइम कि अब उनको अपनी ताकत एक्चुअल में दिखानी पड़ेगी कि भाई सच में हम ताकतवर हैं। बिकॉज अब उनको सीरियस लेना बंद कर दिया है बहुत सारे देशों ने। ईरान ने तो बहुत ज़्यादा मॉक कर दिया यूएस को, और इसीलिए यूएस अपने तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी पूरी शक्ति लगा करके ईरान के ऊपर अब अटैक करने वाला है। और इजराइल इसमें पूरी तरीके से यूएस के साथ है, वो सिर्फ वेट कर रहे हैं। और ये उनके लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी। लास्ट अपॉर्चुनिटी इसलिए भी होगी क्योंकि हमने बहुत सारी, कल मैंने भी इसको कवर किया था कि जो बाकी के प्रेसिडेंट्स थे यूएस के, सबने मना कर दिया था बेंजामिन नेतन्याहू का ये प्लान, और सिर्फ ट्रंप माने थे। अब नेतन्याहू को भी ये करके दिख, बिकॉज ये उनका फेलियर हो जाएगा अगर वो नहीं कर पाए तो। अब उनको ये करके दिखाना पड़ेगा कि मैंने पूरी तरीके से ईरान को डिसमेंटल कर दिया, और जो मैं उन बाकी प्रेसिडेंट से कह रहा था वो सही कह रहा था, वो प्लान बिल्कुल सही था। तो उनकी भी यहाँ पर साख दाव पर लगी हुई है इस पूरे वॉर के अंदर, और इसीलिए वो पूरी तरीके से 100% मतलब यूएस से ज़्यादा रेडी इस समय पर इजराइल होगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी उनको फिर नहीं मिलने वाली। अगर यहाँ पर पूरे अटैक किया इन्होंने, उनको पता है कि बाकी के सारे देश इसमें इन्वॉल्व होंगे और समझौता होना ही, एट द एंड समझौता होगा ही होगा। उसके बाद फिर इनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली अगर ये ईरान को ख़त्म नहीं कर पाए, तो ये उनके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी। और दूसरी तरफ ईरान के लिए भी ये उनकी लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी। इसीलिए पूरा मेक और ब्रेक का पूरा सिचुएशन है जो वहाँ पर क्रिएट हो चुका है।
दूसरी तरफ ईरान भी इसके लिए पूरी तरीके से रेडी है। अब ईरान को भी पता चल गया कि पीस टॉक्स, डिप्लोमेसी ये सब होना नहीं है, सब रखो साइड में। और अब आते हैं हम फाइनल बात करते हैं, क्योंकि ईरान के अंदर भी अगर आप देखो तो इस समय पर सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑब्वियसली उनके सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी नहीं ले रहे हैं, बिकॉज ही इज नॉट वेल। उन्होंने इस पूरी चीज़ को डेलीगेट कर दिया IRGC को। अब जो ईरान, जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट जनरल्स हैं, वो सारे डिसीजंस ले रहे हैं। और जब भी एक देश के इंपॉर्टेंट डिसीजंस मिलिट्री जनरल्स लेना शुरू करते हैं तो वो सोच बहुत अग्रेसिव होती है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर IRGC ने सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स में ही दिखा दिया था कि वो अब पीस टॉक्स के लिए रेडी नहीं है। नाउ दे आर रेडी टू फाइट, और इसीलिए IRGC का भी स्टांस बहुत हार्ड एंड है। और जल्दी ही आप देख सकते हो कि ये जो IRGC के जनरल्स हैं, दे आर जस्ट वेटिंग कि पहला अटैक वो करें और उसके बाद हम उसका पूरा रिटेलिएशन करें। तो दोनों साइड से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर जबरदस्त स्टैंड ऑफ देखने को मिल सकता है। US अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है वेस्ट एशियन रीजन में, इजराइल पूरी तरीके से रेडी है, और उनका जवाब देने के लिए IRGC यानी कि ईरान पूरी तरीके से रेडी है। सो एनी टाइम दिस वॉर कैन रिज्यूम। एक बहुत ही पतली सी थ्रेड पर ये पूरा सारा मैटर अब टिका हुआ है। अगर बीच में मतलब शॉकिंगली कोई बातचीत हो जाए, कोई डिप्लोमेसी हो जाए, जो कि मैं चाहता हूँ हो जाए, तो हो जाए। अदरवाइज ये सारी सिचुएशन देख करके तो, और ऐसे स्टेटमेंट्स देख करके तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसमें कोई समझौता होने वाला है। थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स फ्रॉम दिस डे। और सारे तरीके से जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे, चाहे वो ट्रंप, चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू, चाहे वो मुश्तबा खमैनी या IRGC के जनरल्स, सबके स्टांस बहुत क्लियरली अब दिखाई देने शुरू हो चुके हैं कि दे आर रेडी टू डू दी सेकेंड राउंड ऑफ द वॉर। तो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स फेल होता है और सेकेंड राउंड ऑफ वॉर जो है वो बस अब स्टार्ट शुरू होने वाला है, और एनी टाइम यू कैन हियर समथिंग बिग। सो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।